हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसका हिंदी और इंग्लिश में बेयर एक्ट हमने कवर कर लिया है। आज इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम में या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उनका एक PDF तैयार किया है मैंने और वो मैं आपको बताऊँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये ओवरव्यू दिया है यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से भाग हैं, भाग का विषय क्या है और कौन से भाग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अध्याय हैं, चैप्टर हैं और कौन सी धाराएँ हैं। तो ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं। हम शुरू करेंगे यहाँ से। धारावाइज क्वेश्चन तैयार किए मैंने, तो वो देखेंगे हम। पहली धारा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि ये अधिनियम कब प्रवर्त हुआ। तो ये 1 मार्च 1964 को प्रवर्त हुआ। दूसरा है इसकी स्वीकृति की दिनांक क्या है, तो वो है 13 दिसंबर 1963। 13 दिसंबर 1963 को ये स्वीकृत हुआ और लागू हुआ 1 मार्च 1964 को। नेक्स्ट है इसकी धारा 2। धारा 2 है परिभाषाएँ। तो परिभाषाएँ कब से शुरू हुई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है। पहली है बाध्यता। बाध्यता क्या है, विधि द्वारा परिवर्तनीय हर एक कर्तव्य जो है वो आता है बाध्यता के अंतर्गत। दूसरा व्यवस्थापन। तो ऐसी लिखित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथापरिभाषित विल अथवा कोड पत्र से भिन्न, जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को वर्णित किया जाता है या फिर उसका वर्णित किया जाना करातित होता है, तो होता है व्यवस्थापन। और लास्ट है इसका कि जो परिभाषाएँ इस अधिनियम में नहीं आती हैं वो कहाँ से ली जाएंगी, वो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 से लिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 3 में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा। फिर है धारा 4। धारा 4 क्या, विनिर्दिष्ट अनुतोष का केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए नहीं अनुरोध किया जाना, दंड विधियों के परिवर्तन के लिए नहीं। यानी जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है वो सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही अनुरोध किया जाएगा, ये दंड विधि के लिए नहीं होगा। तो क्या है इसका क्वेश्चन कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का किस प्रकार के अधिकारों के लिए अनुरोध किया जाता है। तो ये जैसे इसकी हेडिंग है, सब्जेक्ट है, वैसे ही केवल सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है धारा 5, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युदरण। जो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति है उसका प्रत्युदरण के संबंध में क्या बनना है। पहला क्वेश्चन बनता है, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह उसका प्रत्युदरण किस प्रकार से कर सकता है। तो CPC 1908 के द्वारा उपबंधित प्रकार से वो उसका प्रत्युदरण कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 6, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो पहला है, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो उसका कब्जा वाद द्वारा कौन प्रत्युदत्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपनी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो उसका कब्जा वापस वाद के द्वारा कौन प्रत्युदत्त कर सकता है। तो पहला तो वह व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, या तीसरा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 कि इस धारा के अधीन वाद कब नहीं लाया जा सकता है। तो कब नहीं लाया जा सकता, पहला है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान या फिर सरकार के विरुद्ध। दो कंडीशन है, या तो बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 महीने हो गए हो या फिर सरकार के विरुद्ध अगर ऐसा हो मामला तो वाद नहीं लाया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इस धारा के अधीन किसी वाद में पारित किसी आदेश या डिक्री की क्या अपील या पुनर्लोकन किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अधीन अगर कोई भी वाद है उसमें कोई आदेश पारित कर दिया जाता है या डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसका न तो अपील हो सकती है न ही उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सामान्य अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युदरण हेतु इस धारा के अंतर्गत वाद द्वारा कब तक प्रस्तुत कर सकता है। तो कब तक प्रस्तुत कर सकता है,
वे कब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर कर सकता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2013 की एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 क्या है? विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युदंड। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह उसका प्रत्युदंड किस प्रकार से कर सकता है? तो वो CPC 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से इसका प्रत्युदंड कर सकता है। नेक्स्ट है, क्या न्यासी ऐसी जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए इस धारा के अधीन वाद ला सकेगा जिसमें के फायदावर्ध हित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है? तो क्या होगा? हाँ, वह इसके लिए वाद ला सकता है। थर्ड है कि जंगम संपत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त होगा? तो यस, यह इसके लिए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 क्या है? जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे का हकदार है परिचित करने का दायित्व है। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि जिस व्यक्ति का कब्जा किंतु स्वामी के नाते नहीं है उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं उन्हें किन दशाओं में उसका विनिर्दिष्ट परिधान करने के लिए विवश किया जा सकेगा? तो कंडीशंस क्या है? पहला है, जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। दूसरा है, जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकरवादी को यथा योग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। या थर्ड है, जबकि उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का विनिश्चय करना अत्यंत कठिन हो। या फिर जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोष अंतरित कराया गया हो। तो इन स्थितियों में उसको विवश किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं उन्हें किन दशाओं में उसका विनिर्दिष्ट परिधान के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यह CJ 2021 में आया था। ऊपर 4 कंडीशन बताइए, उन कंडीशन में उसको विवश किया जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, 4 में से 3 वो ऑप्शन होंगे, एक कोई दूसरा होगा। जैसे कि ये ऑप्शन दिया है कि जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित नहीं हो। अगर वो न्यासी या अभिकर्ता के रूप में धारित नहीं हो तो उससे विवश नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आया था 2021 में। नेक्स्ट है धारा 9, संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी संविदा के बारे में संतोष का दावा किया जाए जिन आधारों का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा। तो क्या है होगा? जो उसे संविदाओं से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। नेक्स्ट है धारा 11। धारा 11 है कि दशाएं जिनमें न्यासों के संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या न्यासी द्वारा न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है? तो नहीं, न्यास के भंग में अगर कोई संविदा की गई है तो उसका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट है धारा 12, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। तो क्वेश्चन क्या है? जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से लें तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पूर्व कथित भाग के विनिर्दिष्ट पालन का न्यायालय निर्देश दे सकेगा। जो पहले बताया गया है जिसका विनिर्दिष्ट पालन करवाया जा सकता है तो उसका विनिर्दिष्ट पालन का न्यायालय निर्देश दे सकेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CJ 2021 में। नेक्स्ट है धारा 14, ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्ट या परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन? इन संविधाओं का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो पहला है जहाँ संविदा के आधार संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है। या फिर सेकंड है कि कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। या थर्ड है कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अहर्ताओं पर इतनी निर्भर है
कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का पालन विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। और लास्ट है कि कोई ऐसी संविदा जो कि अवधारणीय प्रकृति की है। नेक्स्ट है धारा 14 कह। धारा 14 कह क्या है कि न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। क्या शक्ति है? पहली है विशेषज्ञों की फीस, खर्च या व्यय कौन देगा। दोनों पक्षकारों द्वारा अनुपात में जो कि न्यायालय निर्देश करता है। तो वे फीस, व्यय और खर्च जो है वो कौन देगा? दोनों पक्षकार देंगे एक निश्चित अनुपात में, जो अनुपात न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 15 कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। तो क्या है? पहला है इसमें कि किसी संविदा का कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। तो पहला उनमें से किसी भी पक्षकार के द्वारा, दूसरा उनमें से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या फिर मालिक के द्वारा, थर्ड है जहाँ की संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही कुटुंब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो तो वहाँ तत्दिन फायदा पाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट है जहाँ की किसी आजीवन अभिधारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई हो वहाँ पे शेष भोगी द्वारा। नेक्स्ट है सह कब्जा उत्तर भोगी द्वारा, जहाँ की करार ऐसी परसंविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो और उत्तर भोगी उस परसंविदा के फायदे का हकदार हो। नेक्स्ट है शेष के उत्तर भोगी द्वारा, जहाँ की करार वैसी परसंविदा हो और उत्तर भोगी उसके फायदे का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। नेक्स्ट है जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी की ने कोई करार किया हो और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समावेलन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जबकि किसी कंपनी ने संविदा की हो और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में समावेलित हो गई, तब उस समावेलन से उद्भूत नई कंपनी के द्वारा। और लास्ट है जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कंपनी के परियोजनों के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा समर्थित हो, तब उस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 क्या है? अनुतोष का व्यक्तिक वर्जन। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किस व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। कोई संविदा है उसका विनिर्दिष्ट पालन कौन से व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। तो पहला जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया हो, या दूसरा है कि जो संविदा के किसी मर्मभूत निबंधन का जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या फिर उसका अतिक्रमण करे, या फिर संविदा के प्रति कपट करे, अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आश्रित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो, अथवा जो यह साबित करने में विफल रहे कि उसने उसके संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है। ऐसे मर्मभूत निबंधनों का जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ संविदा में धन का संदाय अंतर्वलित हो तो क्या वादी के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिवादी को धन का वास्तव में निवेदन करे या न्यायालय में निक्षेप करे। तो नहीं, अगर मान लो संविदा में धन का संदाय अंतर्वलित है तो भी वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसका धन का वास्तव में निवेदन करे या फिर न्यायालय में इसका निक्षेप करे। नेक्स्ट है धारा 17 कि किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक नहीं हो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है। तो क्या बोलता है कि कोई ऐसी संपत्ति है उसको बेचने या पट्टे पे देने का कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक ही नहीं है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पे हक नहीं है तो उसे बेचने या पट्टे पे देने की वो संविदा नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि इस धारा के उपबंध जंगम संपत्ति के विक्रय या अविक्रय की सुविधाओं को भी लागू होंगे। यह ओनली स्थावर संपत्ति के लिए नहीं होगा, यह जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति के लिए होगा।
नेक्स्ट है धारा 18, फेर फार के बिना अपरिवर्तन। तो क्या प्रश्न बनता है? पहला है कि किन दशाओं में प्रतिवादी के द्वारा अभिकथित फेर फार के बिना इप्सित पालन अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सी दशाएं हैं? पहला है जहाँ की ऐसे लिखित संविधा जिसका पालन इप्सित है, कपट तथ्य की भूल या दुर्व्यपदेशन के कारण अपने निबंधों और प्रभाव में उससे भिन्न हो जिसका पक्षकारों ने करार किया था, अथवा जिसमें पक्षकारों के बीच करार किए गए वे सारे निबंधन अंतर्विष्ट न हो जिसके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी। सेकंड है जहाँ की पक्षकारों का उद्देश्य ऐसा कोई विधिक परिणाम पैदा करना था जो वह संविदा जैसी वह विरचित की गई पैदा करने के लिए परिकल्पित न हो। नेक्स्ट है जहाँ की संविदा के निष्पादन के पश्चात उसके निबंधों में फेरफार कर दिया गया। नेक्स्ट है धारा 19। धारा 19 पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन है सुविधा का विनिर्दिष्ट पालन किस किस के विरुद्ध कराया जा सकता है? विनिर्दिष्ट पालन सुविधा का किस किस के विरुद्ध हो सकता है? तो पहला है उनमें से कोई पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है, या फिर दूसरा है कि ऐसे मूल्यार्थ अंतरीति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भावपूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो, या थर्ड है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। नेक्स्ट है जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समावेलित हो जाती है, वहाँ पे उस नई दायित्व कंपनी समावेलन से उत्पन्न कंपनी द्वारा। या नेक्स्ट है फिर जबकि किसी कंपनी ने कोई संविदा की है और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी से समावेलित हो गई है, तब ऐसे समावेलन से उद्भूत नई कंपनी द्वारा। या फिर लास्ट है कि जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उनके निगमन से पहले कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की हो और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबंधों के द्वारा समर्थित हो, तब वह कंपनी। नेक्स्ट है धारा 20। धारा 20 क्या है? संविदा का प्रतिस्थापित पालन। संविदा के प्रतिस्थापित पालन के संबंध में क्या उपबंध है? तो पहला है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है, यानी संविदा भंग है उससे पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है? तो किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या फिर अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है, या तो तीसरे पक्षकार के माध्यम से करवा सकता है या फिर अपने स्वयं के कोई अभिकरण के द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति संविदा भंग करने वाले पक्षकार से क्या क्या वसूल करने का हकदार होगा? तो उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्ययित या भुगते हुए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का हकदार होगा। नेक्स्ट है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवाने से पहले क्या करना आवश्यक है? तो क्या करना आवश्यक है? पहला संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को संविदा भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से एन्युअल का एक लिखित नोटिस, उस नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संविदा पालन करने या ऐसा करने में असफल रहने पर प्रतिस्थापित पालन करवाने को कहेगा। नेक्स्ट है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन नहीं करवा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति ने तीसरे प्रकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवा लिया हो तो क्या वह भी भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का भी हकदार होगा? तो नहीं, वो इसके हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्या यह धारा संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित करेगी?
तो नहीं। प्रतिकर का दावा अगर नहीं किया जा रहा है तो प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 20 के अवसंरचना परियोजना से संबंधित सुविधा के लिए विशेष उत्पन्न। तो क्या है पहला धारा 20 के और धारा 41 के खंड जय के परियोजना के लिए अवसंरचना परियोजना से क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय है अनुसूची में निर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उपसेक्टरों के प्रवर्ग, जो परियोजनाएं हैं और जो अवसंरचना है उपसेक्टर उनके प्रवर्ग हैं वो होगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है परियोजनाओं और अवसंरचना उपसेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची में संशोधन कौन कर सकता है। तो यह संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार नियम बनाने के बाद प्रत्येक सदन में 30 दिन के लिए, जो कि 2 या अधिक सत्रों में पूरा हो सकता है, उसमें पेश करेगी। नेक्स्ट है 20 क्या है विशेष न्यायालय। अवसंरचना परियोजना के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना तो क्या उत्पन्न है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित कर सकेगी। नेक्स्ट है 20 तो 20 क्या है वादों का शीघ्र निपटारा। पहला क्वेश्चन वाद का निपटारा कितने समय में किया जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजे 2021 में। तो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सम्मन की तामील से 12 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। न्यायालय है वो प्रतिवादी को सम्मन देगा, उसकी तामील हो जाती है, सम्मन की तामील उससे 12 महीने के भीतर करेगा और परंतु उक्त अवधि को लेखबद्ध कारणों से कुल मिलाकर 6 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 12 महीने में वो करेगा, लेकिन कुछ विशेष कारणों से उसको 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट है धारा 21 कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। तो क्या है पहला क्वेश्चन इस धारा के अधीन प्रतिकर का निर्धारण न्यायालय किन सिद्धांतों के आधार पर करेगा। तो भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 73 में वे निर्दिष्ट जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर वो करेगा। नेक्स्ट है यदि वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिकर का दावा नहीं किया है तो भी क्या इस धारा के अधीन प्रतिकर दिलाया जा सकता है। तो नहीं दिलाया जा सकता। जब तक कि वादी अपने वादपत्र में प्रतिकर का दावा नहीं करता है तब तक उसको कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि संविदा विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है तो क्या यह न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से प्रभावित करेगा। तो नहीं, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है धारा 22 क्या है कब्जा विभाजन अग्रिम धन के प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति। तो क्या होगा क्वेश्चन है क्या इस धारा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। तो नहीं, अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति है वो प्रतिकर की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। नेक्स्ट है धारा 23 है कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। तो क्या है यदि किसी संविदा के भंग पर नुकसानी का परिनिर्धारण किया गया है और पक्षकार रजामंद हो तो क्या यह विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन होगा। तो नहीं, ये विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 24 है विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन। तो क्या होगा विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात क्या भंग के लिए प्रतिकर का वाद किया जा सकता है। अगर विनिर्दिष्ट वाद का पालन है वाद है उसका खारिज हो जाता है तो क्या बाद में भंग के लिए प्रतिकर का वाद किया जा सकता है। तो नहीं, लेकिन किसी ऐसे अन्य अनुतोष के लिए वह वाद ला सकेगा जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार हो, लेकिन वो भंग के लिए प्रतिकर का वाद नहीं ला सकता है। नेक्स्ट है धारा 25 कतिपय पंचाटों और व्यवस्थापनों को निष्पादित करने की वसीयती निर्देशों को पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। तो क्या है पहला क्वेश्चन है कि इस अध्याय के संविदा विषय को बंद किन पंचाटों पर लागू नहीं होते हैं। तो जिन पर माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है उन पर यह भी लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इस अध्याय के संविदा विषय को बंद किन पंचाटों पर लागू होते हैं। तो किस पे होते हैं विल या क्रोड पत्र के ऐसे निर्देशों को
जो किसी विशिष्ट व्यवस्थापन को निष्पादित करने के बारे में हो, उनके ऊपर इसके उपबंध लागू होते हैं। नेक्स्ट है धारा 26 है लिखतें कब परिशोधित की जा सकेगी। तो कब की जा सकेगी, पहला क्वेश्चन है तो पक्षकारों के कपट या फिर पारस्परिक भूल के कारण वह वास्तविक आशय को अभिव्यक्त अगर नहीं करते हैं तो उनको परिशोधित किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है लिखतों के परिशोधन के लिए कब वह कौन मांग कर सकता है। तो पहला, दोनों में से कोई भी पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशोधित कराने का वाद संशोधित कर सकता है। या फिर दूसरा है कि वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखत के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवाद्य हो, अपने अभिवचन में दावा कर सकता है कि लिखित परिशोधित कर दी जाए। या फिर थर्ड है कि ऐसे किसी वाद में जैसा कि खंड ख में निर्दिष्ट है, प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसको उपलब्ध है लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। नेक्स्ट है धारा 27। धारा 27 है विखंडन कब न्याय निर्णित या न्याय नामंजूर किया जा सकेगा। तो पहला है संविदा विखंडन के लिए कौन वाद ला सकता है। तो संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इसके लिए वाद ला सकता है। नेक्स्ट है किन दशाओं में न्यायालय द्वारा संविदा विखंडन न्याय निर्णित किया जा सकेगा। तो पहली है संविदा वादी द्वारा शून्य करनी है या पर्यवश्य हो। या फिर दूसरी है संविदा ऐसे हेतुकों से जो कि प्रत्यक्षतः प्रकट नहीं है, विधि विरुद्ध हो और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो, तो उस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किन दशाओं में न्यायालय द्वारा संविदा विखंडन नामंजूर किया जा सकेगा। तो पहला है जहाँ की वादी ने अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा को अनुसमर्पित कर दिया है। या फिर दूसरा है कि जहाँ की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण जो संविदा के किए जाने के पश्चात स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं हो गई हो, पक्षकारों को ऐसी उसी स्थिति में सार्थक प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सके जिसमें वे सब थे जब संविदा की गई थी। या फिर जहाँ की संविदा के अस्तित्व के दौरान पर व्यक्तियों ने सद्भावपूर्वक सूचना के बिना और मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिए हो। या फिर जहाँ की संविदा के केवल एक भाग का ही विखंडन इप्सित हो और ऐसा भाग संविदा के शेष भाग से पृथक न किया जा सकता हो ऐसी स्थिति में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का विस्तार नहीं है उनमें इस धारा के अंतर्गत संविदा से क्या अभिप्राय है। तो उसके अभिप्राय लिखित संविदा से। तो इस प्रकार धारा 27 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है धारा 28 स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिनका विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो, कतिपय परिस्थितियों में विखंडन। तो उसके संबंध में क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि क्या इस धारा के अधीन किसी अनुतोष के बारे में विक्रेता, क्रेता, पटाकर्ता या फिर पट्टेदार द्वारा कोई पृथकवाद लाया जा सकता है। तो नहीं, इनके द्वारा कोई पृथकवाद नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट धारा 31 है कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। तो रद्दकरण का आदेश कब दिया जा सकेगा। पहला क्वेश्चन है कब लिखितों के रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरणीय हो तो उसके आवेदन पर उसके रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई लिखित है वो या तो शून्य हो या फिर शून्यकरणीय हो तो उस व्यक्ति के आवेदन पर रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। नेक्स्ट धारा 32 कि कौन सी लिखित भागतः रद्द की जा सकती है। तो क्वेश्चन बनता है क्या होगा, जहाँ की कोई लिखित विभिन्न अधिकारों या बाध्यताओं का साक्ष्य हो तो वहाँ पे कोई लिखित भागतः रद्द की जा सकेगी। नेक्स्ट धारा 35 है घोषणा का प्रभाव। घोषणा का क्या प्रभाव होगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इस अध्याय के अधीन की गई घोषणा किस किस को आबद्ध करती है। इस चैप्टर के अधीन अगर कोई घोषणाएं जो की गई हैं वो किस किस को आबद्ध करती हैं। तो वाद के पक्षकार और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को यह आबद्ध करती हैं। जहाँ के पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो वहाँ उन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती हैं जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता। नेक्स्ट है धारा 36 निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश के द्वारा अनुदत्त किया जाता है। ये न्यायालय के विवेकानुसार होता है और ये या तो अस्थायी हो सकता है या फिर शाश्वत व्यादेश के द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 37 अस्थायी
तथा शाश्वत व्यादेश। तो क्या है अस्थायी आदेश? क्या है? इन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है तथा वाद के किसी भी प्रक्रम पर अनुदत्त किए जा सकेंगे और CPC 1908 द्वारा विनियमित होते हैं। और शाश्वत व्यादेश क्या होते हैं? ये वाद की सुनवाई पर और उनके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री के द्वारा ये अनुदत्त किया जा सकता है। ये वाद की सुनवाई पर किए जा सकते हैं और उसके गुणागुण के आधार पर जो डिक्री है उसके द्वारा ये अनुदत्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 38। धारा 38 है शाश्वत व्यादेश। जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण की धमकी दे तब न्यायालय किन दशाओं में शाश्वत व्यादेश का आदेश दे सकेगा? तो इसमें 4 कंडीशन है। पहला है जहाँ की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो। दूसरा है जहाँ की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित है या फिर जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है अविनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो। थर्ड है कि जहाँ की वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न हो। और लास्ट है जहाँ की व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों के बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है धारा 40 व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। तो क्या क्वेश्चन बनता है? धारा 38 और 39 के अधीन के वाद में वादी ऐसे व्यादेश के अतिरिक्त या फिर स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि इस धारा के अधीन नुकसानी का कोई अनुतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वाद पत्र में ऐसे अनुतोष का दावा नहीं किया। जब तक दावा नहीं किया तब तक उसका अनुतोष नहीं दिया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बनता है कि यदि बाध्यता के भंग के निवारण के लिए किया गया वाद खारिज हो जाए तो क्या ऐसे भंग के लिए नुकसानी का वाद लाने का अधिकार होगा? तो ऐसा भंग के लिए वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 41 क्या है? व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है? तो कब किया जाता है? कंडीशन है। पहली है किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो किसी वाद के जिसमें व्यादेश इप्सित है संस्थित किए जाने के समय लंबित हो जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो। दूसरा है किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश इप्सित है किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने में अवरुद्ध करने को। थर्ड है किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को। या फिर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या फिर अभियोजित करने में से अवरुद्ध करने को। या फिर ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय नहीं है। या किसी ऐसे कार्य को न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में यह युक्तियुक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाए। या फिर किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया हो। या फिर जबकि समानता है प्रभावकारी अनुतोष कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यासभंग की दशा के। या फिर यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या फिर विलंब होता है अथवा उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय वस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है। या फिर जबकि वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो जो उसे न्यायालय की मदद में निर्हकित कर दे। या फिर लास्ट है कि जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित न हो। नेक्स्ट है धारा 42 नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। तो क्या क्वेश्चन बनता है? यह परिस्थिति कि न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्ट पालन विवश करने में असमर्थ है तो क्या न्यायालय नकारात्मक करार का पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से प्रवृत्त करेगी? तो नहीं। अगर वो सकारात्मक करार का पालन करने में असमर्थ है तो नकारात्मक का व्यादेश अनुदत्त करने से प्रवृत्त नहीं करेगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं
जो कि ऊपर कवर नहीं हुए हैं ऊपर की धाराओं में। तो पहला बनता है न्यायालय एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा है कि किसी लिखित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद संस्थित करने वाला वादी अनुकल्पतः यह प्रार्थना कर सकेगा कि यदि संविदा विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं की जा सकती है तो वह विखंडित कर दी जाए। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्या है कि एक लिखित में पक्षकारों की पारस्परिक भूल जो कि उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है लिखित के किसी भी पक्षकार द्वारा परिशोधित करवाई जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पंजीकरण अधिनियम 1908 के अधीन वाद संचित करके। सेकंड है CPC 1908 की धारा 152 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके। तीसरा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 26 के अंतर्गत वाद संचित करके। या फिर लास्ट है कि परिशोधित नहीं करवाई जा सकती। तो इसका आंसर होगा गैर SRA 1963 की धारा 26 के अंतर्गत वाद संचित करके उसको संशोधित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो गया है। पहली धारा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि ये अधिनियम कब प्रवर्त हुआ। तो ये 1 मार्च 1964 को प्रवर्त हुआ। दूसरा है इसकी स्वीकृति की दिनांक क्या है। तो वो है 13 दिसंबर 1963। 13 दिसंबर 1963 को ये स्वीकृत हुआ और लागू हुआ 1 मार्च 1964 को। नेक्स्ट है इसकी धारा 2। धारा 2 है परिभाषाएँ। तो परिभाषाएँ कब से शुरू हुई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है। पहली है बाध्यता। बाध्यता क्या है, विधि द्वारा परिवर्तनीय हर एक कर्तव्य जो है वो आता है बाध्यता के अंतर्गत। दूसरा व्यवस्थापन। तो ऐसी लिखित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथापरिभाषित विल अथवा कोड पत्र से भिन्न जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को वर्णित किया जाता है या फिर उसका वर्णित किया जाना करातित होता है। तो होता है व्यवस्थापन। और लास्ट है इसका कि जो परिभाषाएं इस अधिनियम में नहीं आती हैं वो कहाँ से ली जाएंगी, वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से लिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 3 में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा। फिर है धारा 4। धारा 4 क्या, विनिर्दिष्ट अनुतोष का केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए नहीं अनुवदित किया जाना, दंड विधियों के परिवर्तन के लिए नहीं। यानी जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है वो सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही अनुवदित किया जाएगा, ये दंड विधि के लिए नहीं होगा। तो क्या है इसका क्वेश्चन कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का किस प्रकार के अधिकारों के लिए अनुवदित किया जाता है। तो ये जैसे इसकी हेडिंग है सब्जेक्ट है वैसे ही केवल सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है धारा 5, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युदरण। जो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति है उसका प्रत्युदरण के संबंध में क्या उपबंध है। पहला क्वेश्चन बनता है जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह उसका प्रत्युदरण किस प्रकार से कर सकता है। तो CPC 1908 के द्वारा उपबंधित प्रकार से वो उसका प्रत्युदरण कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 6, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो पहला है यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो उसका कब्जा वाद द्वारा कौन प्रत्युदत्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपनी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो उसका कब्जा वापस वाद के द्वारा कौन प्रत्युदत्त कर सकता है। तो पहला तो वह व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, या तीसरा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 कि इस धारा के अधीन वाद कब नहीं लाया जा सकता है। तो कब नहीं लाया जा सकता, पहला है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान या फिर सरकार के विरुद्ध। दो कंडीशन है, या तो बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 महीने हो गए हो या फिर सरकार के विरुद्ध अगर ऐसा हो मामला तो वाद नहीं लाया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इस धारा के अधीन किसी वाद में पारित किसी आदेश या डिक्री की क्या अपील या पुनर्लोकन किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अधीन अगर कोई भी वाद है उसमें कोई आदेश पारित कर दिया जाता है या डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसका न तो अपील हो सकती है न ही उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सामान्य अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युदरण हेतु इस धारा के अंतर्गत वाद द्वारा
कब तक प्रस्तुत कर सकता है। तो कब तक प्रस्तुत कर सकता है, बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के भीतर कर सकता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2013 की एग्ज़ाम में। नेक्स्ट धारा 7। धारा 7 क्या है, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युदंड। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह उसका प्रत्युदंड किस प्रकार से कर सकता है। तो वो CPC 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से इसका प्रत्युदंड कर सकता है। नेक्स्ट है, क्या न्यासी ऐसी जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए इस धारा के अधीन वाद ला सकेगा जिसमें के फायदा पर हित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है। तो क्या होगा, हाँ वह इसके लिए वाद ला सकता है। थर्ड है कि जंगम संपत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त होगा। तो यस, यह इसके लिए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 क्या है, जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे का हकदार है परिचित करने का दायित्व है। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि जिस व्यक्ति का कब्जा किंतु स्वामी के नाते नहीं है उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं उन्हें किन दशाओं में उसका विनिर्दिष्ट परिधान करने के लिए विवश किया जा सकेगा। तो कंडीशंस क्या है, पहला है जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो। दूसरा है जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकरवादी को यथा योग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। या थर्ड है जबकि उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का विनिश्चय करना अत्यंत कठिन हो। या फिर जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोष अंतरित कराया गया हो। तो इन स्थितियों में उसको विवश किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित कब्जे के हकदार हैं उन्हें किन दशाओं में उसका विनिर्दिष्ट परिधान के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यह CJ 2021 में आया था। ऊपर 4 कंडीशन बताइए, उन कंडीशन में उसको विवश किया जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, 4 में से 3 वो ऑप्शन होंगे, एक कोई दूसरा होगा। जैसे कि ये ऑप्शन दिया है कि जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित नहीं हो। अगर वो न्यासी या अभिकर्ता के रूप में धारित नहीं हो तो उसे विवश नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आया था 2021 में। नेक्स्ट है धारा 9, संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी संविदा के बारे में संतोष का दावा किया जाए जिन आधारों का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा। तो क्या है होगा, जो उसे संविदाओं से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। नेक्स्ट है धारा 11। धारा 11 है कि दशाएं जिनमें न्यासों के संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या न्यासी द्वारा न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है। तो नहीं, न्यास के भंग में अगर कोई संविदा की गई है तो उसका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट है धारा 12, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। तो क्वेश्चन क्या है, जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से ले तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पूर्व कथित भाग के विनिर्दिष्ट पालन का न्यायालय निर्देश दे सकेगा। जो पहले बताया गया है जिसका विनिर्दिष्ट पालन करवाया जा सकता है तो उसका विनिर्दिष्ट पालन का न्यायालय निर्देश दे सकेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CJ 2021 में। नेक्स्ट है धारा 14, ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन, इन संविधाओं का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो पहला है जहाँ संविदा के आधार संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है। या फिर सेकंड है कि कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। या थर्ड है कोई ऐसी संविदा
जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अहर्ताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधों का पालन विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। और लास्ट है कि कोई ऐसी संविदा जो कि अवधारणीय प्रकृति की है। नेक्स्ट है धारा 14 कह। धारा 14 कह क्या है? इन न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। क्या शक्ति है? पहली है विशेषज्ञों की फीस, खर्च या व्यय कौन देगा? दोनों पक्षकारों द्वारा अनुपात में जो कि न्यायालय निर्देश करता है। तो वे फीस, व्यय और खर्च जो है वो कौन देगा? दोनों पक्षकार देंगे एक निश्चित अनुपात में, जो अनुपात न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 15 कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? तो क्या है? पहला है इसमें कि किसी संविदा का कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। तो पहला उनमें से किसी भी पक्षकार के द्वारा, दूसरा है उनमें से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या फिर मालिक के द्वारा, थर्ड है जहाँ की संविदा विवाह पर का व्यवस्थापन या एक ही कुटुंब के सदस्यों के बीच संदेहपूर्ण अधिकारों का कोई समझौता हो तो वहाँ तद्दिन फायदा पाने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट है जहाँ की किसी आजीवन अभिधारी द्वारा किसी शक्ति के सम्यक प्रयोग में कोई संविदा की गई हो वहाँ पे शेष भोगी द्वारा। नेक्स्ट है सह कब्जा उत्तर भोगी द्वारा, जहाँ की करार ऐसी पर संविदा हो जो उसके हक पूर्वाधिकारी के साथ की गई हो और उत्तर भोगी उस पर संविदा के फायदे का हकदार हो। नेक्स्ट है शेष के उत्तर भोगी द्वारा, जहाँ की करार वैसी पर संविदा हो और उत्तर भोगी उसके फायदे का हकदार हो, उसके भंग के कारण तात्विक क्षति उठाएगा। नेक्स्ट है जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी के ने कोई करार किया हो और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहाँ उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा जो समावेलन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जबकि किसी कंपनी ने संविदा की हो और तत्पश्चात वह किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गई तब उस समावेलन से उद्भूत नई कंपनी के द्वारा। और लास्ट है जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले कंपनी के परियोजनों के लिए कोई संविदा की हो और संविदा निगमन के निबंधों द्वारा समर्थित हो तब उस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 क्या है? अनुतोष का व्यक्तिक वर्जन। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किस व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। कोई संविदा है उसका विनिर्दिष्ट पालन कौन से व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता। तो पहला जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया हो, या दूसरा है कि जो संविदा के किसी मर्मभूत निबंधन का जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या फिर उसका अतिक्रमण करे, या फिर संविदा के प्रति कपट करे अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आश्रित संबंध का विसंवादी या ध्वंसक हो, अथवा जो यह साबित करने में विफल रहे कि उसने उसके संविदा के उन निबंधों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है। ऐसे मर्मभूत निबंधों का जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं उसने पालन कर दिया है अथवा पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ संविदा में धन का संदाय अंतर्वलित हो तो क्या वादी के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिवादी को धन का वास्तव में निवेदन करे या न्यायालय में निक्षेप करे। तो नहीं, अगर मान लो संविदा में धन का संदाय अंतर्वलित है तो भी वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसका धन का वास्तव में निवेदन करे या फिर न्यायालय में इसका निक्षेप करे। नेक्स्ट है धारा 17 कि किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक नहीं हो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है। तो क्या बोलता है कि कोई ऐसी संपत्ति है उसको बेचने या पट्टे पे देने का कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक ही नहीं है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर हक नहीं है तो उसे बेचने या पट्टे पे देने की वो संविदा नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि इस धारा के उपबंध जंगम संपत्ति के विक्रय या अविक्रय की सुविधाओं को भी लागू होंगे।
यह ओनली स्थावर संपत्ति के लिए नहीं होगा, ये जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति के लिए होगा। नेक्स्ट है धारा 18, फेर फार के बिना अपरिवर्तन। तो क्या प्रश्न बनता है? पहला है कि किन दशाओं में प्रतिवादी के द्वारा अभिकथित फेर फार के बिना इप्सित पालन अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सी दशाएं हैं? पहला है जहाँ की ऐसे लिखित संविधा जिसका पालन इप्सित है, कपट तथ्य की भूल या दुर्व्यपदेशन के कारण अपने निबंधों और प्रभाव में उससे भिन्न हो जिसका पक्षकारों ने करार किया था, अथवा जिसमें पक्षकारों के बीच करार किए गए वे सारे निबंधन अंतर्विष्ट न हो जिसके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी। सेकंड है जहाँ की पक्षकारों का उद्देश्य ऐसा कोई विधिक परिणाम पैदा करना था जो वह संविदा जैसी वह विरचित की गई पैदा करने के लिए परिकल्पित न हो। नेक्स्ट है जहाँ की संविदा के निष्पादन के पश्चात उसके निबंधों में फेरफार कर दिया गया। नेक्स्ट है धारा 19। धारा 19 पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन है संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किस किस के विरुद्ध कराया जा सकता है? विनिर्दिष्ट पालन संविदा का किस किस के विरुद्ध हो सकता है? तो पहला है उनमें से कोई पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है, या फिर दूसरा है कि ऐसे मूल्यार्थ अंतरीति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भावपूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो, या थर्ड है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक यद्यपि संविदा के पहले का और वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था। नेक्स्ट है जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में सम्मिलित हो जाती है, वहाँ पे उस नई दायित्व कंपनी समावेलन से उत्पन्न कंपनी द्वारा। या नेक्स्ट है फिर जबकि किसी कंपनी ने कोई संविदा की है और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी से सम्मिलित हो गई है, तब ऐसे समावेलन से उद्भूत नई कंपनी द्वारा। या फिर लास्ट है कि जबकि किसी कंपनी के संप्रवर्तकों ने उनके निगमन से पहले कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की हो और संविदा ऐसी हो जो निगमन के निबंधों के द्वारा समर्थित हो, तब वह कंपनी। नेक्स्ट है धारा 20। धारा 20 क्या है? संविदा का प्रतिस्थापित पालन। संविदा के प्रतिस्थापित पालन के संबंध में क्या उपबंध है? तो पहला है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है, यानी संविदा भंग है उससे पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है? तो किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या फिर अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है, या तो तीसरे पक्षकार के माध्यम से करवा सकता है या फिर अपने स्वयं के कोई अभिकरण के द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति संविदा भंग करने वाले पक्षकार से क्या क्या वसूल करने का हकदार होगा? तो उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्यनित या भुगते हुए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का हकदार होगा। नेक्स्ट है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवाने से पहले क्या करना आवश्यक है? तो क्या करना आवश्यक है? पहला है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को संविदा भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से एन्यून का एक लिखित नोटिस, उस नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संविदा पालन करने या ऐसा करने में असफल रहने पर प्रतिस्थापित पालन करवाने को कहेगा। नेक्स्ट है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन नहीं करवा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति ने तीसरे प्रकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन करवा लिया हो तो क्या वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का भी हकदार होगा? तो नहीं, वो इसके हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट इज
क्या यह धारा संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित करेगी? तो नहीं। प्रतिकर का दावा अगर नहीं किया जा रहा है तो प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 20 के अवसंरचना परियोजना से संबंधित सुविधा के लिए विशेष उपन। तो क्या है? पहला धारा 20 के और धारा 41 के खंड जैक के परियोजना के लिए अवसंरचना परियोजना से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय अनुसूची में निर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उपसेक्टरों के प्रवर्ग, जो परियोजनाएं हैं और जो अवसंरचना है उपसेक्टर उनके प्रवर्ग हैं, वो होगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है परियोजनाओं और अवसंरचना उपसेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची में संशोधन कौन कर सकता है? तो यह संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार नियम बनाने के बाद प्रत्येक सदन में 30 दिन के लिए, जो कि 2 या अधिक सत्रों में पूरा हो सकता है, उसमें पेश करेगी। नेक्स्ट है 20 ख क्या है? विशेष न्यायालय। अवसंरचना परियोजना के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना। तो क्या उपबंध है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित कर सकेगी। नेक्स्ट है 20 ग। तो 20 ग क्या है? वादों का शीघ्र निपटारा। पहला क्वेश्चन, वाद का निपटारा कितने समय में किया जाएगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजे 2021 में। तो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से 12 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। न्यायालय है वो प्रतिवादी को समन देगा, उसकी तामील हो जाती है समन की तामील, उससे 12 महीने के भीतर करेगा, और परंतु उक्त अवधि को लेखबद्ध कारणों से कुल मिलाकर 6 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 12 महीने में वो करेगा, लेकिन कुछ विशेष कारणों से उसको 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट है धारा 21 कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। तो क्या है? पहला क्वेश्चन, इस धारा के अधीन प्रतिकर का निर्धारण न्यायालय किन सिद्धांतों के आधार पर करेगा? तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में वे निर्दिष्ट जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर वो करेगा। नेक्स्ट है, यदि वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिकर का दावा नहीं किया है तो भी क्या इस धारा के अधीन प्रतिकर दिलाया जा सकता है? तो नहीं दिलाया जा सकता। जब तक कि वादी अपने वादपत्र में प्रतिकर का दावा नहीं करता है तब तक उसको कोई प्रतिकर नहीं दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि संविदा विनिर्दिष्ट पालन के अयोग्य हो गई है तो क्या यह न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से प्रभावित करेगा? तो नहीं, ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है धारा 22। धारा 22 क्या है? कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति। तो क्या होगा? प्रश्न है, क्या इस धारा के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? तो नहीं, अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति है वो प्रतिकर की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। नेक्स्ट है धारा 23 है कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। तो क्या है? यदि किसी संविदा के भंग पर नुकसानी का परिनिर्धारण किया गया है और पक्षकार रजामंद हो तो क्या यह विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन होगा? तो नहीं, ये विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 है विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के वाद का वर्जन। तो क्या होगा? विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात क्या भंग के लिए प्रतिकर का वाद किया जा सकता है? अगर विनिर्दिष्ट वाद का पालन है, वाद है उसका खारिज हो जाता है तो क्या बाद में भंग के लिए प्रतिकर का वाद किया जा सकता है? तो नहीं, लेकिन किसी ऐसे अन्य अनुतोष के लिए वह वाद ला सकेगा जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार हो, लेकिन वो भंग के लिए प्रतिकर का वाद नहीं ला सकता है। नेक्स्ट है धारा 25 कतिपय पंचाटों और व्यवस्थापनों को निष्पादित करने की वसीयती निर्देशों को पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। तो क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इस अध्याय के संविदा विषय को उपबंध किन पंचाटों पर लागू नहीं होते हैं? तो जिन पर माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है उन पर यह भी लागू नहीं होते हैं।
नेक्स्ट है, इस अध्याय के संविदा विषयक उपबंध किन पंचाटों पर लागू होते हैं? तो किस पे होते हैं? विल या क्रोड पत्र के ऐसे निर्देशों को जो किसी विशिष्ट व्यवस्थापन को निष्पादित करने के बारे में हो, उनके ऊपर इसके उपबंध लागू होते हैं। नेक्स्ट है धारा 26 है, लिखतें कब परिशोधित की जा सकेगी? तो कब की जा सकेगी? पहला क्वेश्चन है, तो पक्षकारों के कपट या फिर पारस्परिक भूल के कारण वह वास्तविक आशय को अभिव्यक्त अगर नहीं करते हैं तो उनको परिशोधित किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, लिखतों के परिशोधन के लिए कब वह कौन मांग कर सकता है? तो पहला, दोनों में से कोई भी पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशोधित कराने का वाद संशोधित कर सकता है। या फिर दूसरा है कि वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखत के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवाद्य हो, अपने अभिवचन में दावा कर सकता है कि लिखित परिशोधित कर दी जाए। या फिर थर्ड है कि ऐसे किसी वाद में जैसा कि खंड ख में निर्दिष्ट है, प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ साथ जो उसको उपलब्ध है लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। नेक्स्ट है धारा 27 है, विखंडन कब न्याय निर्णित या न्याय नामंजूर किया जा सकेगा? तो पहला है, संविदा विखंडन के लिए कौन वाद ला सकता है? तो संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इसके लिए वाद ला सकता है। नेक्स्ट है, किन दशाओं में न्यायालय द्वारा संविदा विखंडन न्याय निर्णित किया जा सकेगा? तो पहली है, संविदा वादी द्वारा शून्य करनी है या पर्यवसाय हो। या फिर दूसरी है, संविदा ऐसे हेतुकों से जो कि प्रत्यक्षतः प्रकट नहीं है, विधि विरुद्ध हो और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो, तो उस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किन दशाओं में न्यायालय द्वारा संविदा विखंडन नामंजूर किया जा सकेगा? तो पहला है, जहाँ की वादी ने अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा को अनुसमर्पित कर दिया है। या फिर दूसरा है कि जहाँ की परिस्थितियों में ऐसी तब्दीली के कारण जो संविदा के किए जाने के पश्चात स्वयं प्रतिवादी के किसी कार्य के कारण नहीं हो गई हो, पक्षकारों को ऐसी उसी स्थिति में सार्थक प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सके जिसमें वे सब थे जब संविदा की गई थी। या फिर जहाँ की संविदा के अस्तित्व के दौरान पर व्यक्तियों ने सद्भावपूर्वक सूचना के बिना और मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिए हो। या फिर जहाँ की संविदा के केवल एक भाग का ही विखंडन इप्सित हो और ऐसा भाग संविदा के शेष भाग से पृथक न किया जा सकता हो, ऐसी स्थिति में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का विस्तार नहीं है, उनमें इस धारा के अंतर्गत संविदा से क्या अभिप्राय है? तो उसके अभिप्राय है लिखित संविदा से। तो इस प्रकार धारा 27 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है धारा 28, स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिनका विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो, कतिपय परिस्थितियों में विखंडन। तो उसके संबंध में क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला है कि क्या इस धारा के अधीन किसी अनुतोष के बारे में विक्रेता, क्रेता, पटाकर्ता या पट्टेदार द्वारा कोई पृथकवाद लाया जा सकता है? तो नहीं, इनके द्वारा कोई पृथकवाद नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 31 है कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा? तो रद्दकरण का आदेश कब दिया जा सकेगा? पहला क्वेश्चन है, कब लिखतों के रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा? व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखत शून्य या शून्य करणीय हो तो उसके आवेदन पर उसके रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई लिखित है, वो या तो शून्य हो या फिर शून्य करणीय हो, तो उस व्यक्ति के आवेदन पर रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। नेक्स्ट धारा 32 कि कौन सी लिखित भागतः है रद्द की जा सकती है? तो क्वेश्चन बनता है क्या होगा? जहाँ की कोई लिखित विभिन्न अधिकारों या बाध्यताओं का साक्ष्य हो, तो वहाँ पे कोई लिखित भागतः रद्द की जा सकेगी। नेक्स्ट है धारा 35 है घोषणा का प्रभाव। घोषणा का क्या प्रभाव होगा? तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इस अध्याय के अधीन की गई घोषणा किस किस को आबद्ध करती है? इस चैप्टर के अधीन अगर कोई घोषणाएं जो की गई हैं वो किस किस को आबद्ध करती हैं? तो वाद के पक्षकार और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को यह आबद्ध करती हैं। जहाँ के पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी हो, वहाँ उन व्यक्तियों को ही आबद्ध करती हैं जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता। नेक्स्ट है धारा 36 निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन बनता है निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश के द्वारा
अनुदत्त किया जाता है। ये न्यायालय के विवेक अनुसार होता है और ये या तो अस्थायी हो सकता है या फिर शाश्वत व्यादेश के द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 37 अस्थायी तथा शाश्वत व्यादेश। तो क्या है अस्थायी आदेश? क्या है? इन्हें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है तथा वाद के किसी भी प्रक्रम पर अनुदत्त किए जा सकेंगे और CPC 1908 द्वारा विनियमित होते हैं। और शाश्वत व्यादेश क्या होते हैं? ये वाद की सुनवाई पर और उनके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री के द्वारा ये अनुदत्त किया जा सकता है। ये वाद की सुनवाई पर किए जा सकते हैं और उसके गुणागुण के आधार पर जो डिक्री है उसके द्वारा ये अनुदत्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 38। धारा 38 है शाश्वत व्यादेश। जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण की धमकी दे तब न्यायालय किन दशाओं में शाश्वत व्यादेश का आदेश दे सकेगा? तो इसमें 4 कंडीशन है। पहला है जहाँ की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो। दूसरा है जहाँ की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित है या फिर जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है अविनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो। थर्ड है कि जहाँ की वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष न हो। और लास्ट है जहाँ की व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों के बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है धारा 40 व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। तो क्या क्वेश्चन बनता है? धारा 38 और 39 के अधीन के वाद में वादी ऐसे व्यादेश के अतिरिक्त या फिर स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि इस धारा के अधीन नुकसानी का कोई अनुतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वाद पत्र में ऐसे अनुतोष का दावा नहीं किया। जब तक दावा नहीं किया तब तक उसका अनुतोष नहीं दिया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन बनता है कि यदि बाध्यता के भंग के निवारण के लिए किया गया वाद खारिज हो जाए तो क्या ऐसे भंग के लिए नुकसानी का वाद लाने का अधिकार होगा? तो ऐसा भंग के लिए वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 41 क्या है? व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है? तो कब किया जाता है? कंडीशंस हैं। पहली है किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो किसी वाद के जिसमें व्यादेश इप्सित है संस्थित किए जाने के समय लंबित हो जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो। दूसरा है किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश इप्सित है किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने में अवरुद्ध करने को। थर्ड है किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को। या फिर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या फिर अभियोजित करने में से अवरुद्ध करने को। या फिर ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय नहीं है। या किसी ऐसे कार्य को न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में यह युक्तियुक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाए। या फिर किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया हो। या फिर जबकि समानतः प्रभावकारी अनुतोष कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यासभंग की दशा के। या फिर यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या फिर विलंब होता है अथवा उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय वस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है। या फिर जबकि वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो जो उसे न्यायालय की मदद में निर्हकित कर दे। या फिर लास्ट है कि जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित न हो। नेक्स्ट है धारा 42 नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। तो क्या क्वेश्चन बनता है? यह परिस्थिति कि न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्ट पालन विवश करने में असमर्थ है तो क्या न्यायालय नकारात्मक करार का पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से प्रवृत्त करेगी?
तो नहीं। अगर वो सकारात्मक करार का पालन करने में असमर्थ है तो नकारात्मक का आदेश अनुदत्त करने से प्रभावित नहीं करेगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ऊपर कवर नहीं हुए हैं ऊपर की धाराओं में। तो पहला बनता है न्यायालय एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। दूसरा है कि किसी लिखित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद संस्थित करने वाला वादी अनकल्पतः यह प्रार्थना कर सकेगा कि यदि संविदा विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं की जा सकती है तो वह विखंडित कर दी जाए। नेक्स्ट है यह क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्या है कि एक लिखित में पक्षकारों की पारस्परिक भूल जो कि उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है लिखित के किसी भी पक्षकार द्वारा परिशोधित करवाई जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पंजीकरण अधिनियम 1908 के अधीन वाद संचित करके। सेकंड है CPC 1908 की धारा 152 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके। तीसरा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 26 के अंतर्गत वाद संचित करके। या फिर लास्ट है कि परिशोधित नहीं करवाई जा सकती। तो इसका आंसर होगा कि SRA 1963 की धारा 26 के अंतर्गत वाद संचित करके उसको संशोधित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो गया है।